स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल। आकाश में फैली राक्षसी लपटें। क्या वो वास्तव में खुद को भगवान मानती है, सिर्फ इसलिए कि उसने प्राचीन राजधानी की तबाही की योजना बनाई थी? उसने प्राचीन राजधानी को नष्ट भी नहीं किया। कोडप्रेस ने गुस्से से कहा, मैं सबसे ताकतवर रेड कार्डिनल हूँ। पूरी दुनिया जल्द ही समझ जाएगी कि मैं ही उनके जीवन का प्रभारी हूँ। कोड प्रिंस पागल हो रहा था। वह महान दीवार को घूर रहा था जो अमृत्यु की महामारी को फैलने से रोक रही थी। अगर दीवार नहीं होती तो उत्तरी घाटें लाशों से अटी होती और अब तक प्रतिशोधी आत्माओं से भरी होती। यह उसके प्रभुत्व को साबित करता, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह सलान से बेहतर काम करेगा। उत्तरी घाटी में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। यदि सलान लाखों लोगों का नरसंहार कर सकता था तो वह उनमें से 1 करोड़ लोगों का नरसंहार कर देता। तुम सब उसके साथ मरने जा रहे हो। कोड प्रिंस का लवादा मानवीय चेहरों से ढका हुआ था जो असामान्य रूप से रिएक्ट करने लगा। चेहरे स्पष्ट रूप से सजावट मात्र थे, फिर भी वे अचानक जीवंत हो उठे और उन पर दर्द, घृणा, क्रोध, दुख और निराशा के भाव थे। प्रत्येक चेहरा उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया थी जिसने घोर यातना झेली थी। जब कोई व्यक्ति अपना संयम खो देता है तो वह किसी भी क्षण एक अविवेकी जानवर में बदल सकता है। कोल्ड प्रिंस के वस्त्र पर ये चेहरे एक जैसे थे। वे दुनिया के प्रति घोर घृणा और सब कुछ नष्ट करने का तीव्र जुनून प्रदर्शित कर रहे थे। मरो! कोल्ड प्रिंस का लवादा हवा में लहराने लगा। उस पर बने टेढ़े मेढ़े चेहरे प्रेत में बदल गए और धुंध की दीवार की तरह नॉर्थ गार्ड किले की ओर बढ़ गए। अंधेरे आसमान में तीखी चीखें और भयानक चीखें गूंज रही थी। दर्द के ये प्रेत स्वर्ग के दायरे के प्रतिबंधों के अधीन नहीं थे, क्योंकि वे भारहीन थे। वे नॉर्थ गार्ड किले की ओर उड़ गए और हर बार जब वे किसी बैटल मैजिशियन के शरीर में प्रवेश करते तो उनके लक्ष्य तुरंत दर्द से तड़प उठते, मानो उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प किसी और की घृणा से कुचले जा रहे हो, जिससे उनकी आध्यात्मिक दुनिया का पूर्ण विनाश हो रहा हो। भले ही वे दर्दनाक यादें उनकी नहीं थी, लेकिन वे बेहद वास्तविक लगती थी, जैसे कि वे व्यक्तिगत रूप से उनसे गुजरे हों। नॉर्थ गार्ड किले में पीड़ा की चीखें गूंज उठी। अनगिनत बैटल मैजिशियन दर्द से भ्रष्ट हो गए। कुछ लोग जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति खो दी थी, वे महान दीवार से नीचे कूद गए। दीवार के नीचे जमा हुए ज़ॉम्बीज़ तुरंत नीचे कूदने वालों पर झपटे। उनके अवशेषों का एक भी टुकड़ा नहीं बचा। नहीं, मेरे आदिवासियों को मत मारो, उनकी जान बख्श दो, कृपया उन्हें जाने दो, मेरी बेटी की ये। एक युद्ध मैजिशियन चिल्लाया, मानो वो किसी बुरे सपने से परेशान हो। वह दीवार के किनारे तक पहुंचने तक पीछे की ओर बढ़ता रहा। जब वह ज़ॉम्बीज़ की खाई में गिरने ही वाला था तो आहन ने उसे वापस खींचने के लिए तेजी से दौड़ लगाई। मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, कृपया उन्हें चोट मत पहुंचाओ, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। बैटल मैजिशियन पूरी तरह से अपना आपा दिमाग खो चुका था। वह बूढ़े चरवाहा की तरह ही शब्द बुदबुदाता रहा। आहन और चुटकी ने अविश्वास से बैटल मैजिशियन को देखा। उन्हें सदमे से उबरने में कुछ पल लगे। उन्होंने बूढ़े चरवाहा का जंगली व्यवहार देखा था। अगर बैटल मैजिशियन का चेहरा जवान ना होता तो वे मान लेते कि वो वास्तव में बूढ़ा चरवाहा है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या उस बूढ़े चरवाहा की आत्मा का साया है? लेकिन बूढ़ा चरवाहा तो मरा भी नहीं है, आहन ने कहा। नॉर्थ गार्ड किले के रक्षकों के बीच दर्द जंगली महामारी की तरह फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऐसी दर्दनाक यादें विरासत में मिली है जिन्हें कोई व्यक्ति अपने जीवन भर नहीं भूल पाएगा। वे उस निराशा का अनुभव कर रहे थे जो उस व्यक्ति को यादों से मिली थी। क्या इसका मतलब यह है कि दुष्ट आस्था वास्तविक है? चुटकी ने सोचा। कौन सा बुरा विश्वास? आहन ने भ्रमित नजर से पूछा। ऐसी अफवाहें थी कि कुछ प्राचीन देवता कुछ जनजातियों के सम्मान और पूजा के माध्यम से अपनी शक्ति प्राप्त करते थे। जितने ज्यादा उपासक होंगे और वे जितने ज्यादा ईमानदार होंगे, देवताओं को उतनी ही ज्यादा शक्ति प्राप्त होगी। वास्तव में प्राचीन टोटेम बीस्ट कुछ मायनों में एक जैसे ही थे। दूसरी ओर, जब घृणा, क्रोध और डर एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाता है तो यह एक बुरी शक्ति पैदा करेगा जो बुरे देवताओं को मजबूत बनाता है। भावनाएं जितनी मजबूत होंगी, बुरे देवताओं को उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी, चुटकी ने समझाया।
क्या इसका किसी कर्ज से कोई संबंध है? आहन ने कहा। इस तरह के सकारात्मक आस्था आशीर्वाद के समान है, जबकि बुरी आस्था शाप की तरह है। यह कल्पना करना कठिन है कि कोई वास्तव में इस अस्पष्ट बुरी आस्था को इकट्ठा कर सकता है और इसे शक्ति में बदल सकता है, चुटकी ने कहा। इन पीड़ादायक आत्माओं को मारने या उनका विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हॉन्ग भी पूरी तरह से उलझन में था। उनमें से जो लोग ज्यादा मजबूत कल्टीवेशन वाले थे वे अभी भी पीड़ा देने वाली आत्माओं का विरोध कर सकते थे, लेकिन दूसरे मैजिशियन स्पष्ट रूप से खतरे में थे। उनके सहयोगी का एक बड़ा समूह थोड़े समय में ही अपना दिमाग खो चुका था। वे पहले से ही खुद को मारने के लिए दीवार से कूद रहे थे, बजाय इसके कि उन्हें शैतान नगरी के लोगों द्वारा मारा जाए। हमें दुष्ट धर्म के मेजबान को खोजना होगा। मेरा मानना है कि वह व्यक्ति संभवतः कोर्ट प्रिंस है, चुटकी ने अनुमान लगाया। हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? रेड कार्डिनल कभी नहीं आएगा। क्या इसका मतलब है कि हम खत्म हो जाएंगे? कमांडर हॉन्ग ने कहा। जनरल बिनु भी मैजिक फायर बीकन पर थी। उनका चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। दीवार को एक साथ रखने की कोशिश में वे पूरी तरह थक चुकी थी। महान दीवार के पास स्फिंक्स के अटैकों के सामने टिकने का कोई मौका नहीं था। रक्षक भी शैतान नगरी को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह केवल समय की बात थी कि रक्षा की रेखा कब ढह जाएगी। यह केवल इस बात पर निर्भर करता था कि वे शहरों से निकाले जा रहे लोगों के लिए कितना समय खरीद पाते थे। एक अतिरिक्त मिनट पूरे गांव के लोगों को बचा सकता था। यही एकमात्र कारण था कि जनरल बीनू हार स्वीकार नहीं करना चाहती थी। हमें नहीं पता कि कोर्ट प्रिंस कहाँ है। वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना है। दुष्ट विश्वास। पैगंबर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमारे बिना बेहद से लोग फेहुआंग शहर तक नहीं पहुंच पाते। कम से कम आधे लोग अब तक फेहुआंग शहर पहुंच चुके होंगे, जनरल बिन्नू के सहायक ने आह भरते हुए कहा। अरे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट वाले व्यक्ति को ढूंढ पाते, हम बेहद लंबे समय तक टिके रह पाते, आहन ने हताशा में गुर्राहट के साथ कहा। वे जानते थे कि ज़ॉम्बीज की सेना अजय है। जब वह पूर्ण शक्ति के सामने होंगी तो सबसे अच्छी योजना भी पहले ही वार में ध्वस्त हो जाएंगी। वे बस इतना कर सकते थे कि कुछ समय खरीद ले, ताकि उत्तरी घाटी के लोग फेवांग शहर में वापस जा सके। महान दीवार किसी भी तरह से गिरने वाली थी, लेकिन उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से। जब हर कोई निराशा से अभिभूत हो रहा था, जादुई अग्नि बीकन के आसपास की पीड़ित आत्माएं अचानक चीख उठी। उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया जिन पर वे कब्जा करे थे और ज़ॉम्बीज के सागर में वापस चले गए, जैसे कि उन्हें बुलाया जा रहा हो। बैटल मैजिशियन जल्द ही ठीक हो गए। उनकी आंखों में खालीपन के अलावा वे ज्यादातर सुरक्षित थे। क्या हो रहा है? कमांडर हॉन्ग ने आश्चर्य से पूछा। पीड़ा देने वाली आत्माएं उड़ गई है। ऐसा लगता है कि वे लगभग 10 किलोमीटर दूर तक अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक की ओर जा रही है। वॉच टावर पर खड़े एक मैजिशियन ने आवाज लगाई। क्या इसका मतलब है कि कोर्ट प्रिंस वहां है? आहन ने आश्चर्य से चिल्लाया। हालांकि उसके चेहरे पर खुशी तुरंत गायब हो गई। क्या कोर्ट प्रिंस के स्थान को जानने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या उसके पास 10 किलोमीटर की दूरी तय करने का कोई रास्ता भी था जो ज़ॉम्बी से भरा हुआ था? देखो, एक रक्त लाल रोशनी। चुटकी ने दूर की ओर इशारा किया। सुर्ख लाल। क्या यह जादुई रोशनी नहीं है? यह रंग किस एलिमेंट से संबंधित है? कमांडर हॉन्ग ने स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर पूछा। यह 10 किलोमीटर दूर से इतना साफ है, यह कितना चमकीला होगा। यह स्पष्ट रूप से मैजिक से उत्पन्न प्रकाश था, फिर भी वे यह नहीं पहचान पाए कि यह कौन सा एलिमेंट था। यह भयानक लाइट इतनी चमकीली और प्रभावशाली थी तब भी, जब यह 10 किलोमीटर की दूरी पर लाखों ज़ॉम्बीज पर चमक रहा था। पैगंबर की आंखें बड़ी होगी जब उन्होंने दूर तक देखा। उसने पहले भी यही देखा था। जब माउंटेन ज़ॉम्बी प्राचीन राजधानी की बाधा पर कूदा तो रक्त लाल ऑरा वाला एक व्यक्ति माउंटेन ज़ॉम्बी को दूर धकेलने में कामयाब रहा, ताकि प्राचीन राजधानी के लिए कुछ समय खरीद सके। यह आदर्श है, यह आदर्श है, पैगंबर ने उत्साह में कहा। इसमें ब्लैक मैजिक की प्रबल उपस्थिति थी, फिर भी यह अजीब तरह से सुखदायक था। इस शक्ति के लिए कोई अच्छाई या बुराई नहीं थी। जो मायने रखता था वह उपयोगकर्ता का इरादा था। क्या व्यक्ति का दिल भ्रष्ट या विकृत था, या क्या यह आदर्श की तरह जोश से जल रहा था?
किले से 10 किलोमीटर दूर तक भयंकर लपटें उठ रही थी। धुंधला आसमान जल्द ही झुलसाने वाली लपटों से भर गया। लपटों का रंग सूर्यास्त और लाल भूरे रंग का मिश्रण था, जिससे आहन और चुटकी बेहद परिचित थे। दूरी के बावजूद वे अभी भी बता सकते थे कि लपटें सामान्य से कहीं ज्यादा तेज थी। गर्मी की लहर ने इंसानों को बुरी तरह प्रभावित किया। ज़ॉम्बीज़ की सेना चिलचिलाती गर्मी का सामना नहीं कर सकी। यहाँ तक कि मैजिक फायर बीकन भी अधिक चमकते और मजबूत होते जा रहे थे। स्फिंक्स महान दीवार पर अपने अटैक से मुड़ा और दहाड़ा, मानो उसने अपने पीछे किसी खतरनाक ऑरा को महसूस कर लिया हो। बिच्छू भगवान मेडूसा, उसके बालों में सांपों की लपटें, किले के उत्तर पश्चिम में लगभग 7 किलोमीटर दूर थी। वह धीरे धीरे राक्षसी लपटों की दिशा में मुड़ गई। उसके सिर पर मौजूद सतर्क सांपों ने राक्षसी लपटों का सामना करते हुए फुफकार मारी। 30 किलोमीटर के भीतर बाकी ज़ॉम्बी शासकों ने भी आगे बढ़ना बंद कर दिया। आश्चर्यजनक अस्तित्व की खोज के बाद उन्होंने महान दीवार पर अटैक करना बंद कर दिया, एक खतरा जिसे वे अपनी सेना के बीच अनदेखा नहीं कर सकते थे। स्कूल ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल स्पेस क्रशिंग इच्छा की घूर। नॉर्थ गार्ड किले के उत्तर में 10 किलोमीटर की दूरी पर हजारों योक्त पहले से ही डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इन गुलामों में कोई खास इच्छा शक्ति नहीं थी। जैसे ही उन्हें दुश्मन की मौजूदगी का एहसास होता, वे तितर बितर हो जाते। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक की आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकल आई। उसकी पीठ को जलाने वाली डीमन लपटें उसे बेहद पीड़ा दे रही थी। अपनी मजबूत शरीर की रक्षा के लिए उसने अंडरवर्ल्ड रून्स को बुलाया था, फिर भी लपटों ने उसकी पीठ में एक बड़ा छेद कर दिया। वह लपटों से बचने की कोशिश करते हुए दूर कूदने लगा, हालांकि उसे हिलने में कठिनाई हो रही थी। दुर्भाग्य से आग की लपटें सीधे अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक की पीठ पर भड़क उठी। उसके पास उनसे छुटकारा पाने का कोई मौका नहीं। वो केवल दर्द में जमीन पर लौट सकता था और अंडरवर्ल्ड के अनगिनत जीवों को कुचलकर मार सकता था। क्या आश्चर्य है! मेरे समारोह के दौरान 2 गद्दार थे और वे अब एक साथ हैं। कोर्ट प्रिंस ने आदर्श को देखा और पागलों की तरह हंसने लगा। यह सुनिश्चित नहीं था कि वह यह जानने के बाद हंस रहा था कि उसका समारोह विफल हो गया या आदर्श पर उसकी मौत को इनवाइट करने के लिए हंस रहा था। कोर्ट प्रिंस को उनास की मौत देखने के बाद अपना गुस्सा निकालने का कोई तरीका नहीं मिल पाया। वह अपनी नफरत को केवल रक्षकों पर ही व्यक्त कर सकता था। वह उत्तरी घाटी के लोगों को ज़ॉम्बीज़ की सेना द्वारा कुचलकर मरते हुए देखना चाहता था। मास्टर, आपको एक मामूली कीड़े के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, उसे मेरे पास छोड़ दो। ऑरेंज घोस्ट को पता था कि यह खुद को खुश करने का उसका मौका था। उसने आदर्श के पीछे खड़े ब्लू डीकन्स को इशारा किया। ब्लू डीकन्स आदर्श से कुछ ही कदम की दूरी पर थे। असल में वे डरे हुए थे कि कोर्ट प्रिंस अपना गुस्सा निकालने के लिए उन सभी को मार डालेगा। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो कोर्ट प्रिंस करेगा। फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके बीच एक और गद्दार था। कोर्ट प्रिंस के पास अब अपना गुस्सा निकालने के लिए एक लक्ष्य था और इसने उन्हें अपना कीमत दिखाने का मौका भी दिया। कोर्ट प्रिंस ने आदर्श को घूर कर देखा। उसे ऑरेंज घोस्ट और ब्लू डीकन्स के इरादों की कोई परवाह नहीं। ऑरेंज घोस्ट अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक से नीचे कूद गया। प्राणी की जंगली हरकतों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऑरेंज घोस्ट स्पष्ट रूप से एक पॉइजन मैजिशियन था जो अपने शरीर का उपयोग पॉइजन एलिमेंट की कल्टीवेशन के लिए करता। जैसे ही वह आदर्श के पास पहुंचा, उसका शरीर एक घिनौने रूप में बदलने लगा। उसकी त्वचा से जहरीले ट्यूमर मांसपेशियों की तरह उग गए, जिससे वह एक उत्परिवर्तित जानवर जैसा दिखने लगा। ऑरेंज घोस्ट चारों पैरों पर जमीन पर उतरा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ जहरीले जानवरों की चालें भी सीख ली और वह लाइटनिंग की तरह तेज था। वह पलक झपकते ही आदर्श के सामने पहुंच गया। तुमने सोचा था कि तुम हमारे बीच घुसपैठ करके बेहद बहादुर हो। तुमने सोचा होगा कि तुम हमें रोक सकते हो, और अगर तुम असफल भी हुए तो तुम यह जानते हुए मर सकते हो कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। लेकिन तुम्हें शायद पता था कि मौत सबसे दयालु सजा है जो तुम्हें मिल सकती है। ऑरेंज घोस्ट कोल्ड प्रिंस के अधीन नेताओं में से एक था। उसकी आवाज कर्कश और अप्रिय थी। आदर्श ने कोई हरकत नहीं की। वह ऑरेंज घोस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसने पीड़ित आत्माओं को दीवार से हटते हुए देखा, जिससे पता चलता है कि कोल्ड प्रिंस को पता था कि वह किस खतरनाक स्थिति में है। और बता सकता था कि पीड़ित आत्माएं कोल्ड प्रिंस का तुरुप का पता थी, उसकी ताकत का सोर्स।
चुटकी ने कोल्ड प्रिंस की शैली का विश्लेषण करते समय स्पष्ट रूप से गलती की थी। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास असाधारण बुद्धिमत्ता थी, लेकिन सीमित ताकत थी। वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था, खासकर तब जब आदर्श ने एक दुर्जय शक्ति को महसूस किया, जो कि एसेंसोर द्वारा पहले जमा की गई पूरी ऊर्जा के समान थी। एक ऐसी शक्ति जो एक रेड डीमन को जन्म दे सकती है। तुम्हारा साहस कितना बड़ा है मास्टर ऑरेंज घोस्ट, तुम्हारे लिए एक स्तुति गीत गा रहे हैं। ग्रीफ नामक एक ब्लू डीकन ने उग्रता से चिल्लाया। ऑरेंज घोस्ट के ऑर्डर पर ब्लू डीकन ने धीरे धीरे आदर्श को घेर दिया। आदर्श के शरीर से निकलती राक्षसी लपटें 2 किलोमीटर दूर तक फैल गई, लेकिन ऑरेंज घोस्ट, ग्रीफ और अन्य ब्लू डीकन्स इसके बारे में पूरी तरह से अनजान थे। जब ताकत अंतर एक निश्चित लेवल पर पहुंच गया तो कमजोर पक्ष को अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति को समझने में संघर्ष करना पड़ा, जब तक कि बेहद देर ना हो गई हो। मैं पहले तुम्हारी जीभ उखाड़ लूंगा। ऑरेंज घोस्ट को तब शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब आदर्श ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपने जहरीले ट्यूमर से अटैक किया और बुरी तरह से दहाड़ने लगा। जहरीले ट्यूमर ने दांतेदार कांटे फोड़ दिए। ऐसा लग रहा था जैसे जहरीले नुकीले दांतों वाले सैकड़ों डीमन एक ही टाइम में आदर्श को फाड़ रहे थे। जहरीले अटैक से डरकर ब्लू डीकन थोड़ा पीछे हट गई। ऑरेंज घोस्ट के मन में स्पष्ट रूप से बेहद शिकायत थी। वह अपनी सारी कुंठा इस अपमानजनक दुश्मन पर निकालना चाहता। जहरीले नुकीले दांतों ने आदर्श को घेर लिया और उसे फंसा लिया, मानो वह भूखे जानवरों से घिरे पिंजरे में हो। नुकीले दांतों ने उसके भागने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। मर जाओ। नारंगी घोस्ट का चेहरा अचानक जहरीले नुकीले दांतों के बीच प्रकट हुआ, भयानक रूप से मुस्कुरा रहा था। आदर्श ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी नजर उठाई, जैसे वह किसी जोकर को मनोरंजक प्रदर्शन करते हुए देख रहा हो। उसका चेहरा अभी भी दागों से भरा हुआ। जैसे ही उसके अंदर का डीमन रक्त अवेक हुआ, उसके चेहरे पर कई आश्चर्यजनक डीमन भ्रूण दिखाई दिए, जो उसकी आंखों से लेकर उसके कानों के पीछे और उसके माथे से लेकर उसकी ठुड्डी तक फैल गए। डीमन भ्रूणों से घिरी उसकी रक्त लाल आंखें एक खतरनाक ऑरा से चमक रही थी। टेलिकिनेसिस, एक विचार के साथ आदर्श के आसपास का स्थान कांपने लगा। स्पेस टुकड़ों में बिखर गया, जैसे शक्तिशाली प्रहार से दर्पण टूट गया हो। जहरीले नुकीले दांत टूटकर नीले पाउडर में बदल गए। जहरीले नुकीले दांत अभी एक सेकंड पहले ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अगले ही सेकंड में अचानक सब कुछ शांत हो गया। नुकीले दांतों का एक भी निशान नहीं बचा, सिवाय ऑरेंज घोस्ट के ट्यूमर से ढके चेहरे के, जो अब अविश्वास और डर से भर गया। ऑरेंज घोस्ट का मांसपेशियों और ट्यूमर से ढका शरीर भी टुकड़ों में टूट गया। उसका सिर आदर्श के सामने एक सेकंड के लिए हवा में तैरता रहा, फिर सड़े हुए नारियल की तरह जमीन पर गिर गया। शैतान नगरी के प्रत्येक मेंबर के मन में उनकी मृत्यु के निकट आने पर एक ही विचार आता, क्या मृत्यु का बहुत साम्राज्य, जिसके बारे में उनके रेड कार्डिनल ने उन्हें बताया था, वास्तव में अस्तित्व में है? यदि मृत्यु का राज्य वास्तविक होता तो वे यहाँ एक कुलीन व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेते और अनंत जीवन का आनंद लेते, जबकि अन्य लोग उनके दास बन जाते। अगर यह अस्तित्व में नहीं होता तो वे भी बाकी सभी लोगों की तरह दुनिया से गायब हो जाते, या फिर वे एक प्रतिशोधी आत्मा में बदल जाते। किसी भी तरह से अंत दर्दनाक और असंतोषपूर्ण होगा। हालांकि ऑरेंज घोस्ट के दिमाग में यह सवाल नहीं आया जब उसका सिर जमीन पर गिर गया। वह केवल इस बात से उलझन में था कि वह इतनी आसानी से क्यों मर गया। वह इस बात से उलझन में था कि इतना महत्वहीन बच्चा उसे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है या मार सकता है, और यह सब एक सेकंड में सिर्फ एक नज़र से किया गया। वह कितना कमज़ोर था कि उसके प्रतिद्वंदी ने उस पर उचित चाल चलने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या तुम्हें अपने काम पर गर्व नहीं है? तुम इसे खुद क्यों नहीं अनुभव करते? आदर्श ने ब्लू टिकल्स की ओर देखा, जो अपने दिलों में पनप रहे आतंक के सामने ठीक से खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आदर्श ब्लू टिकल्स के पास गया और उन्हें ऐसे उठाया जैसे वे छोटे बच्चे हो। यह एक बेहद ही सरल चाल थी, फिर भी ब्लू टिकल्स विरोध नहीं कर सके। वे केवल आदर्श को उन्हें ज़ॉम्बीज के सागर में फेंकते हुए देख सकते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये ब्लू टिकल्स टुकड़ों में फाड़ दिए जाएंगे और अंडरवर्ल्ड से सेना की बर्बरता का पूरी तरह से अनुभव करेंगे। आदर्श ने जानबूझकर उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, जहां उन्हें
सर्वोत्तम संभव अनुभव देने के लिए पर्याप्त ज़ॉम्बीज थे। जल्द ही उनकी पीड़ा भरी चीखें उठने लगी। आदर्श उनकी दर्दनाक चीखों से खुश था। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ पागलों को अपने पीड़ितों को रोते हुए सुनना अच्छा लगता। वे जितना जोर से रोते उतना ही ज्यादा उत्तेजित महसूस करते। आदर्श एक मनोरोगी नहीं था, वो सिर्फ दुष्टों के साथ क्रूर था, लेकिन उसे उनके मुंह से आने वाली दर्द भरी चीखें सुनने में मजा आया। ब्लू टिकन के अवशेष अस्त व्यस्त तरीके से बिखरे पड़े थे। आदर्श ने तो ग्रीफ नामक ब्लू टिकन को स्कॉर्पियन लॉर्ड मेडूसा के पास फेंक दिया। स्कॉर्पियन लॉर्ड मेडूसा शुरू में आदर्श की उपस्थिति से सावधान थी, फिर भी उसके आश्चर्य के लिए वो आदमी इतना दोस्ताना था कि उसे एक एडवांस मैजिशियन फेंक दिया। दूसरे जीव बिच्छू मेडूसा के साथ मानव के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके सिर पर मौजूद सांप उनके शिकार के चारों ओर बंधे थे। बिच्छू भगवान मेडूसा को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके सिर पर मौजूद सांप मानव को उपहार के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थे। वे आगे बढ़े और सबसे पहले ताज़ा मानव मांस का स्वाद चखने की कोशिश की। दुर्भाग्य से मानव इतना छोटा था कि वे सभी इसका आनंद नहीं ले सकते थे। स्कॉर्पियन लॉर्ड मेडूसा के सांप उम्मीद कर रहे थे कि आदर्श उन्हें और अधिक ताज़ा मांस फेंक देगा। आदर्श ने सभी ब्लू टिकन्स को अंडरवर्ल्ड प्राणियों पर फेंक दिया। उनमें स्पष्ट रूप से ज़ॉम्बीज के प्रति कोई व्यक्तिगत प्रतिरोध नहीं था और वे तेजी से भस्म हो गए। ज़ॉम्बीज को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे लोग थे जिन्होंने द्वार खोला था और उन्हें सांसारिक दुनिया में लाया। ये ब्लू टिकन शुरू में उत्तरी घाटी के लोगों का नरसंहार करने वाले ज़ॉम्बी सेना को देखने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी शिकार बनने की उम्मीद नहीं थी। ब्लू डिकन्स में से बेहद से लोग वास्तव में मृत्यु के राज्य में अपने प्रतिष्ठा का आनंद लेने के लिए उत्सुक नहीं थे, जबकि वे मौत के डर से अभिभूत थे। कोल्ड प्रिंस को आदर्श की हरकतों से कोई परेशानी नहीं हुई। उसके अभी अन्य अधीनस्थ एक एकल यूनास से भी कम मूल्यवान थे और उसकी मृत्यु ने उसे पहले से ही हर एक प्राणी को मारने की इच्छा दे दी थी, खुद को छोड़कर। आदर्श ने वास्तव में ब्लू टिकन्स को मारकर उसका उपकार किया था, इसलिए वह क्रोधित नहीं था। इसके बजाय वह जंगली और विकृत रूप से हंस रहा था। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोल्ड प्रेस ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। गीजा का महान पिरामिड दिखाई दिया था। अंडरवर्ल्ड की सेना ने मार्च करना शुरू कर दिया। महान दीवार लोगों को केवल कुछ समय दे सकती थी। आदर्श केवल उन्हें मारकर अपनी कुंठाओं को बाहर निकाल सकता। इससे उत्तरी घाटी का भाग्य नहीं बदलेगा। क्या फेहुआंग शहर में भाग जाना वास्तव में ज़ॉम्बीज की सेना को रोकने के लिए पर्याप्त था? मैं तुम में से हर एक को नर्क में भेजने वाला हूँ। आदर्श ने वही वाक्य दोहराया जो उसने अपने दिल में बार बार बुदबुदाया था। तुम मुझे मार भी दोगे तो भी बुरी तरह हार जाओगे। इतनी दयनीयपूर्वी जाति, किसी छोटे से जानवर की तरह मरना। मजे की बात यह है कि तुम मुझे मार भी नहीं सकते। वोल्ट्रेस ने एक प्रेत वधित शिशु की चीख की तरह अपनी आवाज ऊंची की। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।